हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे हैंड राइटिंग इश्यूज़ के बारे में। बच्चों को अक्सर हैंड राइटिंग को लेकर इश्यूज़ होते हैं। बच्चे लिखना नहीं चाहते हैं। ज़्यादातर बच्चे जिन्हें मैं देखती हूँ, जिन्हें ऑटिज़म है या और लर्निंग डिसबिलिटीज़ हैं, उनमें हैंड राइटिंग वो करना नहीं चाहते हैं। स्पेशली पेंसिल और पेपर पर वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहते हैं, पेंसिल को हाथ में लेना नहीं चाहते हैं। उनकी कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जिन्हें हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। हम बिना उनकी डिफ़िकल्टीज़ को समझे उन पर दबाव डालते हैं लिखने का, जिसकी वजह से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, जिसका नतीजा यह रहता है कि आगे चलकर बच्चे लिखना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन हैंड राइटिंग उनकी ख़राब रहती है। बच्चों को इतनी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जो वो आपको बता नहीं पाते हैं। आज उन्हीं डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बात करेंगे और उनके लिए क्या सोल्यूशन किए जाएँ या कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे आपका बच्चा लिखना पसंद करे और लिखना चाहे और उसकी हैंड राइटिंग में भी सुधार हो। इसमें मैं मैग्नेटिक बोर्ड का यूज़ कर रही हूँ। सिंपली मैंने ट्रेसिंग की है एक लेटर को और उसके ऊपर बच्चे को मैग्नेट दी हैं चलाने के लिए कि बच्चे को उसके ऊपर ट्रेस करना है। इसका एक फ़ायदा यह रहता है कि जो मैग्नेट हैं वो अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, एक कंट्रोल्ड मूवमेंट रहती है, हाथों में स्टेबिलिटी आती है बच्चों की। इसके साथ ही जिन बच्चों को लो मसल टोन की शिकायत रहती है उनमें हैंड स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने का काम करती है। नेक्स्ट एक्टिविटी मेरी बेस्ड है लेगोस पर। लेगोस बच्चों की फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इनका रहता है। जब बच्चे छोटे छोटे ब्लॉक्स को पकड़ते हैं उससे बच्चों की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसके साथ ही इसमें मैंने अलग अलग लेटर्स लिखे हैं ताकि बच्चा डिफ्रेंशिएट कर पाए कि उसे कितनी दूरी पर किसी लेटर को रखना है। ये क्लियर विजुअल उनको दिखाता है। मैंने अलग अलग कलर्स के ब्लॉक को इसीलिए यूज़ किया है ताकि बच्चा स्पेसिंग को समझ पाए। नेक्स्ट एक्टिविटी मेरी ओटी बेस्ड है। स्पेशली जब आपका बच्चा बिगिनर है, राइटिंग उसके साथ आप इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वेज में बच्चे को करवाते हैं तो बच्चे इस चीज़ को समझ पाते हैं। इसमें मैंने मार्कर दिया बच्चे को, आप चाहे पेंसिल दे सकते हैं। एक क्ले से मैंने एक फिगर बनाई है जिसके अंदर बच्चे को पेंसिल चलानी है, जो कि पेंसिल कंट्रोल के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। नेक्स्ट एक्टिविटी मैंने दी है बच्चे को सजाना। अगर आपका बच्चा अच्छे से ट्रेसिंग कर पाता है, चीज़ों को समझ पाता है, लाइन के ऊपर चलता है, तो ऐसे में बच्चों को मैंने सन दिया जिसमें हम बच्चे की मिड लाइन पर भी काम करते हैं। ये एक अच्छी फिगर रहती है बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कि बच्चा सभी डायरेक्शंस में अपनी पेंसिल को मूव कर रहा है। एक ये डेली लिविंग स्किल माना गया है हैंड राइटिंग को, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारे कॉग्निशन से भी रहता है। हमारी मोटर मूवमेंट का हमारे दिमाग के हिसाब से चलना। अगर हमें टू लिखना है तो हमारे दिमाग में पता है हमें टू कैसे लिखना है और उसे टू का फॉर्मेशन बनाना और टू लिखना, ये हमारा मोटर डेवलपमेंट और हमारे ब्रेन दोनों के आपस में कोऑर्डिनेशन की वजह से ही हो पाता है। तो एक ब्रेन एक्टिविटी है जिसमें हमें कई बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले बच्चे जो लिखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन एक इशू है हैंड राइटिंग को लेकर। अक्सर स्कूल गोइंग बच्चों को, ना सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटी जिन बच्चों का ये ऑटिज़म है, बल्कि बहुत से और बच्चे, नॉर्मल बच्चे भी हैं जो न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं, उन्हें भी कई बार हैंड राइटिंग को लेकर इश्यूज़ होते हैं। क्योंकि हैंड राइटिंग जो है वो इसके कई फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, जिसमें विजुअल परसेप्चुअल स्किल का होना ज़रूरी है, बच्चे के फाइन मोटर का होना ज़रूरी है, बच्चे में बायलेटरल कोऑर्डिनेशन, मिड लाइन पे वर्क होना। इसके साथ ही बच्चों को ज़रूरी होता है टैक्टाइल अवेयरनेस का पता होना कि पेंसिल को कैसे पकड़ना है, कितना प्रेशर डाल के लिखना है, और इसके साथ लाइन किस तरह से स्पेस करना है, एक लेटर को दूसरे लेटर के बीच में स्पेसिंग करना, अलाइनमेंट पे काम करना। ये सारी चीज़ें बच्चे तभी कर पाते हैं जब बच्चों में ये ज़रूरी स्किल्स डेवलप हो चुकी हों। लेकिन अगर बच्चों में ये स्किल्स डेवलप नहीं है, इसके साथ ही अटेंशन जो एक ज़रूरी फैक्टर रहता है वो भी बच्चों में कम रहता है कई बार, उस वजह से भी हैंड राइटिंग को लेकर बच्चों को इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है हमें उन फैक्टर्स को समझने की कि क्या बच्चे में कहीं कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन करना ज़रूरी है। ये एक्टिविटी बेसिकली बेस्ड है मेरी बायलेटरल कोऑर्डिनेशन पर। जिन बच्चों को प्रॉब्लम रहती है दोनों हाथों को एक साथ यूज़ करने में, एक ही टास्क पर दोनों हैंड्स को यूज़ करना, एक हाथ से मैंने आइसक्रीम स्टिक को पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से उस पर पैटर्न ड्रॉ करना। इसके साथ ही कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों को देना जिसमें बच्चे को सिंपली आइसक्रीम स्टिक को पकड़ना है और उसे ट्रेसिंग करनी है लाइंस की, जो बच्चों में बायलेटरल कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करती है। इसके बाद ये बात करूँगी मैं जो पेंसिल कंट्रोल के साथ साथ एक फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करना बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आप सिंपली आइसक्रीम स्टिक्स को पेस्ट करके ये एक्टिविटी घर पर बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ क्ले एक्टिविटी, जिसमें मैं क्ले को यूज़ कर रही हूँ। क्ले को बहुत ही बेनिफिशियल माना गया है बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट के लिए। इसमें मैंने सिंपली एक लाइन ड्रॉ की है, बच्चे को बोला कि सीधी सिंपल लाइन ड्रॉ करे। इसमें बच्चा जब इम्पैक्ट देखता है अपनी राइटिंग का कि मैं अगर पेंसिल इसमें लगा रहा हूँ और मूव कर रहा हूँ तो इसमें क्या इंप्रेशन बन रहा है, ये विजुअल बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है। क्ले का टेक्सचर उन्हें बहुत पसंद आता है, इसीलिए फ़न वेज में बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़
इंट्रोड्यूस करना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि बच्चे इसे इंटरेस्ट के साथ करते हैं। आप चाहें तो स्टार्टिंग में से प्रॉम्प्ट कर सकते हैं कि उसे किस तरह से पेंसिल को क्ले के अंदर मूव करना है, और उसे दिखा सकते हैं कि देखो ये क्या इसमें लाइन्स आ रही हैं, देखो ये हमने लाइन बनाई है। नेक्स्ट एक्टिविटी मेरी उन बच्चों के लिए है जो पेपर पर प्रेशर पुट नहीं करते हैं। ऐसे में बच्चों को क्ले पोक करने के लिए दी जा सकती है। पेंसिल उनके हाथ में दीजिए ताकि बच्चों में हैंड स्ट्रेंथ हो, उनमें जो वीकनेस रहती है, लूज ग्रिप रहती है, वो सही हो। इसके साथ ही क्ले के ऊपर ट्रेसिंग करना। अगर आपका बच्चा राइटिंग को लेकर बच्चे को इश्यूज़ हैं तो हम स्टार्ट कहाँ से करें, सबसे पहले ये एक बड़ा क्वेश्चन रहता है, क्योंकि जब तक हम स्टेप बाय स्टेप बच्चे को राइटिंग सिखाएंगे, राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि हम सीधा बच्चों को लेटर्स लिखवाना शुरू कर देते हैं, नंबर्स लिखवाना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। हमें बच्चे को सिंपल और इजी वेज में हैंड राइटिंग को इंट्रोड्यूस करना है। किस एज में हमें क्या बच्चे को सिखाना है, इस बात की नॉलेज होना भी ज़रूरी है। के लिए राइटिंग काफ़ी मुश्किल प्रोसेस होती है, क्योंकि उसके लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, जिसमें प्रॉब्लम होने की वजह से बच्चे राइटिंग नहीं सीख पाते हैं। बच्चों को एज के हिसाब से किस तरह से राइटिंग सिखाई जाए और वो डेवलपमेंट कैसी होती है, उसे भी समझना बहुत ज़रूरी है जब बच्चे के हैंड राइटिंग स्किल्स पर काम करते हैं। 2 साल के बच्चे को वर्टिकल लाइन और 2.5 ईयर्स के बच्चे के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 ईयर्स के लिए सर्कल, और प्लस का जो आप देख रहे हैं इसे 3.5 ईयर्स का बच्चा करता है। स्क्वायर हम 4 ईयर्स के बच्चे के लिए रखते हैं और डायगोनल लाइन्स 4.5 ईयर्स। डायगोनल लाइन दोनों तरह की, पहले हम अपवर्ड टू डाउनवर्ड देंगे और उसके बाद डाउनवर्ड टू अपवर्ड लेंगे। उसके साथ ही 5 साल की एज तक बच्चे ट्रायंगल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अब जब बच्चों को हम लिखना सिखा देते हैं तो बच्चे के लिए राइटिंग इतना मुश्किल काम नहीं रहता है। अब इसके बाद मैं बात करूंगी कि हैंड राइटिंग को लेकर जो इश्यूज होती हैं। सेकंड जो चीज़ रहती है उसमें सेंसरी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप बच्चे को राइटिंग करवा रहे हैं, अगर हम बच्चे को कुछ इंटरेस्टिंग वेज के साथ में हैंड राइटिंग सिखाते हैं, चाहे मैं बात करूँ बच्चे को ट्रेसिंग सिखाने की, या बच्चे को बात करूँ मैं उसके परसेप्शन पे काम करने की, या फिर फाइन मोटर इम्प्रूवमेंट की, उसके लिए ज़रूरी होता है हम बच्चों को कुछ ऐसी सेंसरी एक्टिविटीज़ दें। इसके अलावा टेक्टाइल इनपुट देना बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे डिफरेंट टेक्सचर को जब काम करते हैं, डिफरेंट टेक्सचर पर काम करते हैं, बच्चों के लिए हैंड राइटिंग एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बन जाती है और बच्चे खुद से उसे लिखना चाहते हैं। सेंसरी एक्टिविटीज़ को ऐड करना बहुत अच्छा आइडिया रहता है, क्योंकि जो राइटिंग सेशन है उसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है जब आप बच्चों को के पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर काम करते हैं। बच्चों के लिए टेक्टाइल एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करना, उन्हें टेक्टाइल इनपुट देना राइटिंग के थ्रू बहुत ही अच्छा आइडिया है बच्चों को राइटिंग की तरफ अट्रैक्ट करने का, क्योंकि बच्चे इसमें पर्सनल इंटरेस्ट होता रहता है उनका। क्ले की बात करूँ, काइनेटिक सैंड की बात करूँ, स्लाइम की बात करूँ, इनमें लिखना, या शेविंग क्रीम की बात करूँ, इसके साथ ही सॉल्ट के ऊपर लिखना, अलग अलग टेक्सचर्स बच्चों को हैंड राइटिंग के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। इसके बाद एक ज़रूरी चीज़ होती है पेंसिल कंट्रोल। बच्चों में पेंसिल कंट्रोल कम रहता है, बच्चों को पता नहीं होता कि पेंसिल को कहाँ मूव करना है, कहाँ ले जाकर छोड़ना है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, खासकर जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है या फिर जिन बच्चों को राइटिंग को लेकर इश्यूज़ हैं। उन बच्चों के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करना या कुछ ऐसी वर्कशीट्स हम घर पर ही बना सकते हैं, जिससे हम बच्चों के पेंसिल कंट्रोल पर काम कर सकते हैं। कुछ ऐसी वर्कशीट्स बच्चों को हेल्प करती हैं उन्हें पेंसिल कंट्रोल लाने में। इसके साथ ही बच्चों की आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक इंपॉर्टेंट स्किल रहता है, उस पर भी काम कर रहे हैं आप। ऐसी लाइंस बच्चों को बनाकर हाइलाइटर के साथ दे सकते हैं, जिसमें मैंने 3 अलग अलग पैटर्न बनाए हैं और बच्चे को पेंसिल उसके ऊपर चलानी है। अगर बच्चा आपका बिगनर है तो लाइंस को थिक किया जा सकता है, अगर स्कूल गोइंग है तो लाइन को आप जितना पतला रखें इतना अच्छा रहेगा। बच्चों में यह स्किल डेवलपमेंट के लिए, राइटिंग स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगी, जब भी आप बच्चे को हैंड राइटिंग इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम अपने तरीके से नहीं करेंगे। बच्चे के सामने सिंपली पेपर रख दीजिए और मार्कर रखिए, बच्चा कुछ भी ड्रॉ करे, चाहे आप क्रेयॉन भी रख सकते हैं। जितना क्रेयॉन छोटा रहेगा बच्चे की ग्रिप उतनी ही अच्छे से बनेगी, लेकिन स्टार्टिंग में आप मार्कर बड़ा रखिए ताकि बच्चा इजीली उसे होल्ड कर पाए और उससे स्क्रिबल कर पाए। जब बच्चे स्क्रिबिंग में इंटरेस्ट लेने लगते हैं तो उनके फाइन मोटर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, मसल्स उनके स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाते हैं। जिन्हें लो मसल की प्रॉब्लम रहती है, वो बच्चे जब खाली पेंसिल को होल्ड भी करते हैं या मार्कर को होल्ड करते हैं और उसके स्क्रिबल करते हैं, उससे भी बच्चों में हैंड स्ट्रेंथ आती है। और ये हैंड स्ट्रेंथ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल रहता है बच्चों में हैंड राइटिंग के लिए। इसके बाद एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जब आपका बच्चा लिखना शुरू कर देता है, नो मैटर कि आपका बच्चा स्कूल गोइंग है या फिर आपका बच्चा बिल्कुल भी नहीं लिखता है, ये हैंड राइटिंग एक्टिविटीज़ और स्ट्रेटजीज़ आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। ट्रेसिंग एक बहुत अच्छी राइटिंग एक्टिविटी है, प्री राइटिंग एक्टिविटी कहूँगी मैं, जिससे बच्चे अलग अलग चीज़ों को फॉर्मेशन करना सीखते हैं। इसके साथ ही लाइन्स को किस तरह से फॉलो करना है, पेंसिल को किस तरह से इस लाइन के ऊपर मूव करना है, पेंसिल को किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से उसे होल्ड करना है और किस तरह से उसे यूज़ करना है, ये बच्चे सीख पाते हैं। आप डिफरेंट पैटर्न्स बच्चों को दे सकते हैं। स्टार्टिंग में
सिंपल लाइंस दीजिए, फिर उसे ज़िगज़ैग पैटर्न दीजिए, कर्व लाइंस दीजिए, ताकि बच्चे हर तरह से अपनी पेंसिल को मूव करना सीख पाएँ। उसके बाद आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चे को अलग अलग शेप्स के साथ बच्चे और ज़्यादा उनमें उनकी राइटिंग्स में निखार आता है। इसके साथ ही जब धीरे धीरे आप शेप से मूव करेंगे बच्चों को लेटर्स सिखाने की तरफ, लेटर्स को भी हम एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर में अगर सिखाते हैं तो बच्चे बहुत ईजिली उसे सीख पाते हैं। बच्चों को लेटर्स एक ऑर्डर में सिखाना ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग में आप बच्चों को कैपिटल लेटर सिखाएंगे, कैपिटल लेटर्स से बच्चे धीरे धीरे लोअर केस सीखना शुरू कर देते हैं। पहले हम बच्चों को वो लेटर सिखाएंगे जो बच्चों के लिए ईजी हो, जैसे कि पहले फ्रॉक जंप लेटर्स जो आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद हम कॉर्नर लेटर्स लेंगे, जिन्हें हम कॉर्नर कैपिटल लेटर्स भी कहते हैं, जो कॉर्नर से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद जो सेंटर से स्टार्ट होते हैं उन लेटर्स को लेंगे। फिर हम लोअर केस में आएंगे, लोअर केस में हम COSVW लेंगे, जो कि दोनों में सेम रहते हैं, कैपिटल भी सेम होते हैं, इस वजह से बच्चे इजीली सीख पाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इन्हें इस ऑर्डर में बच्चों को सिखाएंगे। इन द बॉक्स ये बच्चों को एक स्ट्रक्चर देती है, विजुअल स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं कि विजुअल एड का काम करती है बच्चों के लिए। जिन बच्चों को ये लाइन की अवेयरनेस नहीं है रहती, उनके लिए ये एक्टिविटीज़ बहुत यूज़फुल है। मैंने देखा जिन बच्चों को अक्सर लाइन को लेकर अवेयरनेस नहीं रहती है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है, वो बच्चे अक्सर बहुत ख़राब लिखते हैं। बच्चों को कुछ ऐसे बॉक्स बना के देना एक विजुअल एड का काम करते हैं। बच्चे अच्छे से हर एक ब्लॉक को अलग अलग आप बन देंगे, हर एक लेटर को उसमें लिखेंगे। इससे बच्चों को पता रहता है कि मुझे कहाँ पर लिखना है और कितनी दूरी पर एक लेटर को दूसरे लेटर से रखना है। इसके बाद हम बच्चों को उस हिसाब से ही बॉक्स के अंदर लिख कर देंगे, जब तक हमें लगता नहीं है कि हमारा बच्चा पूरी तरह से बिना बॉक्स के सही से लिख पा रहा है और उसे लाइन की अवेयरनेस हो चुकी है। ये चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है। इसके बाद मैं बात करूँगी कि कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो डाउनवर्ड होते हैं, कुछ अपवर्ड्स होते हैं, कुछ बॉटम को टच करते हैं, कुछ अपर लाइन को टच करते हैं, टॉप को टच करते हैं, टॉप और बॉटम और बीच के लेटर्स। इनको डिफ्रेंशिएट करना, बच्चे को सिखाना कि हमें कौन से लेटर्स को बीच में लिखना है और कौन से लेटर्स को ऊपर टच करना है और कौन से लेटर्स हैं जो डाउनवर्ड जाएंगे, नीचे की लाइन को टच करेंगे, बॉटम लाइन को, ये सिखाना भी ज़रूरी है। तो साइज़ और प्लेसमेंट के बारे में बताना ज़रूरी है। ऐसे में आप बच्चों को टॉल, फॉल और स्मॉल लेटर्स की जानकारी देंगे। जैसे कि मैंने ये कैट बनाई है, कैट की पिक्चर को बनाने का मकसद यही है कि बच्चा इन लेटर्स को डिफ्रेंशिएट कर पाए। जो उसके हेड तक जा रहे हैं वो टॉल लेटर्स हैं, जैसे कि J और H, और जो उसके टमी पर आ रहे हैं वो स्मॉल लेटर्स, उन्हें हम कहेंगे O और N। इसके साथ ही Y जो लेटर है वो फॉल लेटर है, क्योंकि वो टेल तक जा रहा है। जब बच्चे इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना सीख जाते हैं तो बच्चे अपने आप सही से लेटर फॉर्मेशन करनी शुरू करते हैं। लेटर फॉर्मेशन सही से होना और उनमें स्पेसिंग सही देना और उनके साइज सेम होना, ये सब इन पर बहुत हद तक डिपेंड रहता है जब हम बच्चों के लिए राइटिंग की राइट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं। आपको पेंसिल कुछ इस तरह से पकड़नी है ताकि लिखते वक्त आपका हैंड स्टेबल रहे। जैसे कि थंब और ऊपर की जो पॉइंटिंग फिंगर है उससे आपको पेंसिल की बॉटम को होल्ड करना है, और जो बीच की मिडल फिंगर रहती है उससे पेंसिल हमारी ऊपर रहे, ये इसमें हेल्प करती है। तो ये कर्ल्ड रहती हैं 3 फिंगर्स, बाकी की जो दो फिंगर्स नीचे की आप देख रहे हैं वो हेल्प करती हैं हमारी ऊपर की 3 फिंगर्स को रेस्ट देने में। लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूँगी कि हर बच्चे की हैंडराइटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो ऐसा कभी नहीं होता है। एज ए ह्यूमन बीइंग हम अलग अलग हैं और हर एक बच्चा परफेक्ट नहीं होता कि बहुत अच्छे से राइटिंग लिखे, लेकिन हाँ, इन स्ट्रेटजीज़ की मदद से आपको बहुत हद तक मिलेगी कि बच्चे आपके सही से लिखना शुरू कर दें और जिनकी हैंडराइटिंग पुअर है उनकी हैंडराइटिंग में भी सुधार आए। हमें एज ए पेरेंट कोशिश करते रहना चाहिए बच्चों की हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने की, उन पर किसी तरह का दबाव डाले बिना उनकी डिफ़िकल्टीज़ को समझकर उन पर काम करके हम बच्चों के इन हैंडराइटिंग इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं ताकि बच्चे सही से लिख पाएँ। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा बच्चों में हैंडराइटिंग इश्यूज़ को कम करने में, उनकी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।